आज की जो खास चर्चा है, पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हैं, जब से ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हुआ है, तो एक वर्ग ये कह रहा है कि BN राव संविधान निर्माता हैं और देश का बहुसंख्यक बहुजन हिताय की जो भाषा है उसको फॉलो करने वाले लोग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बुद्ध की जो टिप्पणी थी उसको फॉलो करने वाले लोग भी सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। तो हमने इसके ऊपर गूढ़ चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने बहुत से लोगों से बात की और हमारी जो खोज थी इस विषय पर चर्चा की जाए, समाज को एक मैसेज दिया जाए। वो मैसेज कैसे दें, कहां से शुरुआत करें, तो इन सब लोगों पे लगभग 50-100 आदमियों से चर्चा करने के बाद डॉक्टर राजाराम जो आगरा से हैं उन पर जाकर हमारी खोज खत्म होती है और उन्होंने जो आंकड़े, जो तथ्य और जो डॉक्यूमेंट्स हमको पेश किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम पिछले एक सप्ताह से आपको संविधान सभा की डिबेट्स और संविधान बनने की प्रक्रिया से अवगत कराते आ रहे हैं। बहुत सी वीडियो है जो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उन पे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और उनके लिंक हम इस वीडियो के अंत में टाइटल में भी और यूट्यूब पर भी डाल देंगे। अब चर्चा शुरू होती है। डॉक्टर राजाराम जी से जब बात हुई तो उन्होंने हमको ये सारा खजाना दिया। जो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना बेहतर समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जिस गरीबी से जूझकर पले बड़े और विदेशों तक पहुंचे, पढ़ाई लिखाई पूरी की उन्होंने, उसको आपको हर भाषण में, हर सभा में बताया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान में क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों को छुपाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान में आपको क्या देना चाहते थे उसको छिपाया जाता है। लगातार हमारी कोशिश है हम आपको जागरूक करें संविधान की डिबेट से, संविधान के चर्चा से। और कृपया करके जो लोग देख रहे हैं दोनों ही फेसबुक आईडी पर कमेंट करके हमको ये अवगत जरूर कराएं कि क्या आपको आवाज सही से पहुंच पा रही है या नहीं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप कमेंट कर देंगे। संतोष अम्बेश आवाज भारत टीवी पर या मनोज अंतानी की फेसबुक आईडी पर आप लाइव देख रहे हैं। अगर आप एक बार कमेंट कर देंगे और हमको बता देंगे कि आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मेरे पास एक किताब है, ये किताब है संविधान सभा का 8वां खंड, यानी पुस्तक संख्या 8 है और ये 6 अक्टूबर 1949 से 24 जनवरी 1950 तक, मतलब इस किताब के अंदर संविधान सभा की लास्ट डिबेट, जो आखिरी डिबेट है, वो इस किताब में शामिल है। इस किताब को लोकसभा सचिवालय से मुद्रित किया गया है। इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किताब क्या कहती है, फिर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट है, हिंदी संस्करण है। इसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास 2 किताबें हैं और आज इस किताब को, इस संविधान सभा की डिबेट के कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो क्यों बेहद जरूरी हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की थ्योरी पर जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनके लिए। शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास भारत का संवैधानिक विकास और संविधान डॉक्टर सुभाष कश्यप की एक ही किताब है। संविधान सभा की डिबेट पढ़ने से पहले मैं कुछ और पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उसके बाद संविधान सभा के अंदर सभापति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो अपना वक्तव्य, आखिरी वक्तव्य रखा था, उसको मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये क्यों पढ़ाना है वो आप जब इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। मेरे पास एक तो किताब
डॉक्टर सुभाष कश्यप की है और दूसरी राम बहादुर राय की भारतीय संविधान की अनकही कहानियों के ये फोटो कॉपी कर मुझे किताब मिली है। और इसके लिए मैं डॉक्टर राजा राम जी को साधुवाद करना चाहूंगा बार बार अपने सभी दर्शकों की तरफ से कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आज तक हमारे समाज के सम्मुख कभी नहीं पहुंच पाए, क्या इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी मोटी मोटी किताबों को देखकर एडवोकेट भी, जज भी चकरा जाएंगे इनको कैसे पढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर राजा राम जी का मैं धन्यवाद इसलिए भी कर रहा हूं कि उन्होंने प्रेरित किया कि मनोज, आज तक तुम 10 साल से समता आवाज टीवी के लिए जो करते आ रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, समय निकालिए और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे कि जो हमारा समाज है उसकी आंखें खुलें। डॉक्टर अंबेडकर का क्या विजन था, डॉक्टर अंबेडकर क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बुद्ध की स्टोरी पर काम कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर समता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है उसको रोपित करने के लिए जो काम कर रहे थे, या कहें कि जो शब्द मैंने कल भी अपने वक्तव्य में कहा था कि जो पिछड़े हैं, संसाधन विहीन हैं, उनके विकास के लिए डॉक्टर अंबेडकर के पास क्या क्या मसौदे थे जिनको संविधान के अंदर नहीं डाला गया, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है जो सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 15 अगस्त 1947 का ये एक वक्तव्य है जो देश की आजादी की पूर्व संध्या पर 15 अगस्त को उन्होंने जनता को संबोधित किया था। आइए पहले ये पहला वक्तव्य है जो संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को जब निर्माण में थी तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, और अपने अंतिम वक्तव्य में संविधान सभा बनने के बाद, संविधान बनने के बाद उन्होंने जो पहला वक्तव्य दिया है और इस आखिरी वक्तव्य में कितना तालमेल है, क्या क्या घपले हैं, क्या क्या वो बातें हैं जो होनी चाहिए थी, जो देशवासियों को सपने दिखाए गए थे, क्या वो पूरे हुए हैं। चलिए पहले मैं सीधा सीधा, आप लोग कहेंगे बोर करते हो, बोर नहीं करता हूं, एक भूमिका बनानी जरूरी है जिससे कि आप लोग बंधे रहें वीडियो तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संविधान सभा एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए हम संविधान को भी नहीं समझ पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के विजन से हम कोसों दूर हैं। आइए लेकर चलता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या अपना वक्तव्य 15 अगस्त 1947 में रख रहे हैं, देशवासियों को सपने दिखा रहे हैं। उनका कहना है, आइए इस देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का संकल्प करें, आइए इस देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का संकल्प करें जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा और उसे अपनी प्रतिभा के पूरे विकास के तथा अपनी पूरी सामर्थ्य तक ऊंचा उठने के साधन उपलब्ध होंगे। जब गरीबों और गंदगी, अज्ञान और बीमारी दूर हो गई होगी, जब ऊंच और नीच के बीच, गरीब और अमीर के बीच भेद मिट गया होगा, जब न केवल धर्म के विश्वास, प्रतिपादन और व्यवहार की पूरी स्वतंत्रता होगी, बल्कि धर्म ऐसी संयोजक शक्ति बन जाएगा जो अशांति और विच्छेद, विभाजन और अलगाव पैदा करने के बजाय मनुष्य को मनुष्य से जोड़ेगा। जब मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत हो जाएगा, जब भारत की आदम जातियों को तथा उन सबको जो पिछड़े हुए हैं और जबकि बराबरी में लाने के लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन किया जाएगा, जब इस देश में न केवल करोड़ों भारतीयों का पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न होने लगेगा, बल्कि एक बार फिर दूध की नदियां बहने लगेंगी, जब देश के नर नारी खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब हर झोपड़े और पल्ली में घरेलू धंधों का मधुर संगीत गूंजता होगा और साथ साथ युवतियां अपने मीठे सुर अलापती होंगी, जब सूरज और चंद्रमा
इस देश के सुखी घरों और हंसते हुए चेहरों पर चमकेंगे। वाकई मेरे रोंगटे खड़े हैं। देश के अंदर संविधान बनाने वाले लोगों के ऐसे विचार थे, लेकिन इन विचारों को अब हम आजादी और संविधान के लागू होने के 75 वर्ष बाद अगर लैंड से लेकर भी ढूंढते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या हमारी महिलाएं मीठे सुर अलाप रही हैं? हमारे मजदूर हंसते हंसते खेतों में, कारखानों में जा रहे हैं? क्या देश में दूध की नदियां बह रही हैं? बहुत सारी बातें हैं जो इस भाषण के अंदर दी गई हैं। सब्ज बाग दिखाए गए हैं। लोगों को ऐसा बताया गया है कि जब हमारा संविधान बनकर लागू होगा तो हम बिल्कुल, देश हमारा विकसित हो चुका होगा। हालांकि 75 साल बाद भी हम विकासशील की श्रेणी से थोड़ा बहुत ही ऊपर जा पाए हैं, क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से असमानताएं, जातिवाद चरम सीमा पर है, किसी से अछूता नहीं है। हालांकि देश की मीडिया हमेशा आपको उस चीज से अवगत कराने से दूर रखेगी जिससे आपके दिमाग के दरवाजे खुलते होंगे या आपको सच्चाई से अवगत कराया जाता होगा। अब मैं लेकर चलता हूं, क्योंकि ये भाषण जिसके अंदर सब्ज बाग दिखाए गए, लोग रातों रात सपने देखने लगे कि हमारा देश आजाद होगा, दूध की नदियां बहेंगी, कल कारखाने होंगे, मधुर किलकारियां महिलाओं की इस देश में गूंजती होंगी। ये वक्तव्य है 15 अगस्त 1947 का। अब ठीक 1950 के वक्तव्य दिन है 26 नवंबर सन 1949। संविधान सभा का यह आखिरी उद्बोधन है सभापति राजेंद्र प्रसाद का, जो उन्होंने 15 अगस्त को अपना भाषण दिया था। और उसके बाद अब जब संविधान बन चुका है, देश में लागू होने को तैयार है, उनका भाषण क्या है? मैं इसके भाषण के मैंने शुरू के 2-3 पेज जो हैं वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत लंबे जाएंगे, क्योंकि वो शुरू के इन 2-3 पेज के अंदर सभी लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए नजर आए हैं। और कोई खास देश के अंदर कुछ उन्होंने परिवर्तन की कोई झलक ऐसी नहीं बताई है जिससे कि हम उसको प्रेरणा समझ सकें कि देश के अंदर संविधान बनकर तैयार हो चुका है। और 26 नवंबर को अंगीकृत भी कर लिया गया है और 26 जनवरी को उसको लागू किया जाएगा, ऐसा जो इतिहास बता रहा है। इस वक्तव्य का जो सार है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि पहले उन्होंने क्या कहा था और अब अपने भाषण में उन्होंने कहीं कोई ऐसी जानकारी, कहीं कोई ऐसी एक भी लाइन दूध की नदियां, कारखाने, कल कारखाने, आपके किसान, कृषक वर्ग, उसके बारे में कहीं। आप चाहें तो इस डिबेट को, यह 8वां खंड है, 26 नवंबर का भाषण है, आप सुन सकते हैं। आइए इस भाषण का जो सार है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। संविधान के संबंध में जिस रीति को संविधान सभा ने अपनाया वह यह थी कि सर्वप्रथम विचारणीय बातें निर्धारित की जो कि लक्ष्य मूलक संकल्प के रूप में थी, जिसको एक ओजस्वी भाषण द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और जो अब हमारे संविधान की प्रस्तावना है। जो वर्तमान में संविधान की प्रियम्बल है, जिसको हम संविधान की जान कहते हैं, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जिसको एक ओजस्वी भाषण द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, उसका मैं लिंक नीचे डालूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को 8 उसके मुद्दे थे, पॉइंट थे, जिनको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा चल रही थी उसके 5वें दिन वो मसौदा दिया था। 8 उसके पॉइंट थे, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। तब तक मसौदा समिति नहीं बनाई गई थी, डॉक्टर अंबेडकर का उसमें जिक्र भी नहीं है।
इसके बाद संवैधानिक समस्याओं के भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियां नियुक्त की। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन समितियों के नामों का वर्णन किया था। इनमें से कई समितियों के सभापति या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे या सरदार पटेल। अतः इस प्रकार हमारे संविधान की मूलभूत बातों का श्रेय इन्हीं को है। यहाँ पर सभापति राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस भाषण से एक दिन पहले सभा में रखा था, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। और उस वीडियो के ऊपर हमने डॉक्टर अब्दुल सादुल्ला साहब का एक बयान आपको प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने, वो मसौदा समिति के सदस्य थे जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उन्होंने यह बताया था खुलकर कि किन दबावों के चलते डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने उस समिति में काम किया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर को एक दिन पहले सभा के सामने जो अपना संबोधन दिया है उसमें उन्होंने उन समितियों के बारे में जिक्र किया। मुझे केवल यही कहना है कि इन सब समितियों ने उचित और ठीक रीति से कार्य किया और अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर सभा ने विचार किया और उनकी सिफारिशों को उन आधारों के रूप में ग्रहण किया गया जिन पर संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। यह कार्य श्री B.N. राव ने किया, जिन्होंने अपने इस कार्य में अन्य देशों के संविधानों के पूर्ण ज्ञान और इस देश को रक्षा के व्यापक ज्ञान और अपने प्रशासनिक ज्ञान का भी पुट दिया। इनके बाद सभा ने मसौदा समिति नियुक्त की, जिसमें श्री B.N. राव द्वारा जिसमें B.N. राव द्वारा निर्मित मूल मसौदे पर विचार किया और संविधान का मसौदा बनाया गया, जिस पर द्वितीय पठन की स्थिति में इस सभा ने विस्तार पूर्वक विचार किया। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था, 7635 से कम संशोधन नहीं थे, जिनमें से 2473 संशोधन पेश किए गए। मैं केवल यह सिद्ध करने के लिए यह कह रहा हूं कि केवल मसौदा समिति के सदस्य ही इस संविधान पर दत्तचित्त होकर अपना ध्यान नहीं दे रहे थे, वस्तु अन्य सदस्य भी सचेत थे और मसौदे को पूर्ण रूप से जांच परख कर रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मसौदे में केवल प्रत्येक अनुच्छेद पर ही नहीं, वरन लगभग प्रत्येक वाक्य पर और कभी कभी जो प्रत्येक अनुच्छेद के प्रत्येक शब्द पर हमें विचार करना पड़ा। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि इस कार्यवाही में जनता बड़ी दिलचस्पी ले रही थी और मुझे यह विदित हुआ कि जितने समय तक संविधान विचाराधीन रहा, उस समय में 53,000 दर्शकों को दर्शक गैलरी में जाने दिया गया। परिणाम यह हुआ कि संविधान के मसौदे का आकार बढ़ गया और जब यह पारित हुआ तो श्री B.N. राव के मूल मसौदे के 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों के स्थान पर उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हो गईं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद 243 अनुच्छेद से बढ़कर 395 अनुच्छेद हो गए और 13 अनुसूचियों को घटाकर 8 कर दिया गया। मैं उस शिकायत को कोई महत्व नहीं देता हूं जो कभी कभी इस रूप में की जानी थी कि यह संविधान बहुत विशाल हो गया है। यदि उपबंधों पर भली प्रकार से विचार कर लिया गया है तो इस वृद्धाकार से हमारे चित्त की स्थिति वृत्ति में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें इस संविधान की मूल बातों पर विचार करना है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि इस पर वाद विवाद हो चुका है, डिबेट्स हो चुकी हैं। हमारा संविधान सभा आज अंतिम सभा है जो बताना चाह रहे हैं। वाद विवाद हो चुका है कि यह संविधान किस श्रेणी का है। मैं स्वयं उस श्रेणी को कोई महत्व नहीं देता हूं जो इस संविधान को दी जाएगी, चाहे आप उसे फेडरल संविधान कहें या एकात्मक शासन तंत्र का संविधान कहें और कुछ कहें। जब तक संविधान हमारे प्रयोजनों को पूर्ति करता है तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है
हमारे लिए यह कोई बंधन नहीं है कि हम ऐसा संविधान रखें जो संसार के संविधानों की ज्ञात श्रेणियों के पूर्णतः अनुरूप हो। हमें अपने देश के इतिहास के कुछ तथ्य को लेना पड़ेगा और इतिहास के तथ्यों जैसी इन वास्तविकताओं को संविधान पर कम प्रभाव नहीं। इसमें ये गोलमेज सम्मेलन का भी जिक्र कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका ये वक्तव्य है जिसकी मैं दूसरी वीडियो भी बनाकर आप तक प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मेरा सवाल वही है कि देश आजाद होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमको क्या सब्ज बाग दिखाए गए थे, देश की जनता को क्या सब्ज बाग दिखाए गए थे। और जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर को अंगीकृत कर लिया गया, उसमें जब ये अध्यक्षीय भाषण हुआ राजेंद्र प्रसाद जी का, तो इस देश के अंदर वंचित वर्ग के लिए उन्होंने कोई ऐसा पैरा नहीं लिखा है, कोई ऐसा संशोधन उन्होंने नहीं दिया है जिसमें वंचित वर्ग से आने वाले किसान, मजदूर, जो एक बहुसंख्यक आजादी, जिसको मैं फिर दोहरा देता हूं, जो बुद्ध का जो एक कथन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसको लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं उसको छिपाया गया है। आप इस पूरे भाषण को पढ़ने के लिए संविधान सभा की जो डिबेट है उसका 8वीं पुस्तक में पढ़ रहा था। और इस पुस्तक में, क्योंकि देश के सभी नागरिकों तक ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि आजादी से पहले देश के अंदर कितना हर्षोल्लास था, कितनी लोगों में जागृति थी, कितना लोग खुश हो रहे थे। लेकिन आजादी के 75 साल बाद जब महिलाएं सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं, इसमें कह रहे हैं कि महिलाएं मीठे सुर, मीठे गीत गुनगुनाएंगी। और आज की 75 साल बाद की स्थिति ये है कि महिलाओं के साथ लगातार हो रहे उत्पीड़न, यहाँ तक के 75 साल हो गए हैं, महिलाएं महिला आरक्षण मांग रही हैं लोकसभा और राज्यसभा में, आज तक उनको महिला आरक्षण नहीं दिया गया है। कितनी बार उन्होंने इसके ऊपर जंतर मंतर पर जगह जगह प्रोटेस्ट उन्होंने किया, लेकिन महिलाओं को अधिकार जब हमारे नेता नहीं देना चाहते हैं तो आप सोचिए एक पारंपरिक जो पुरुषवादी परिवार है वो कैसे उन महिलाओं को अधिकार देगा। सब्ज बाग क्या दिखाए गए थे, और आज 75 साल बाद संविधान लागू होने के बाद क्या स्थिति है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। संविधान सभा को पढ़िएगा और संविधान को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं लगातार संविधान सभा की डिबेट्स आपको जैसे जैसे पढ़ूंगा, जैसे जैसे समझूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि हम इस तरह की नई नई वीडियोस आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।